अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का, जिसका हम लोग बच्चों एमडी कैट का सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके दरमियान में फिर रिलेशंस, उनकी इक्वेशंस, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की चीजों को डिस्कस करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है सर्कुलर मोशन क्या होती है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ और कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वो बचपन में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छा, अब जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है बच्चों, तो याद रखिएगा उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है बच्चों, उसके पास कितनी टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। जो एक एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, एक एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और बच्चों दूसरे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक को रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं और दूसरे को, बोलो ना, क्या हो गया बस? और एक को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरे को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लीनियर। इंक थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, एक मिनट, मैं मार्कर्स ओपन करके पहले ही रख लूं। ओके जी बच्चों, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, मैंने आपको बताया उसके दो तरह के एक्सेलरेशन, एक है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और दूसरा बच्चों एक एक्सेलरेशन होता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या उसको क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है, उसके कितने एक्सेलरेशन है? आप लोग बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग द टेंजेंट। तो बच्चों जो ये वाला होगा, ये कौन सा होगा? टेंजेंट के अलोंग हुआ करेगा। जबकि ये किसके अलोंग हुआ करेगा? रेडियस के अलोंग, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, बताएं क्या आंसर होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, यूजुअली उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। तो बच्चों मुझे बताएं नेट एक्सेलरेशन इन द सर्कल क्या होगा? तो बच्चों सर्कल में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर होगा। इज इट ओके? ये दो क्यों? देखें, आपको पता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इनके सेंटर में होगा। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? उनका हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, वर्टिकल का स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं। वो जिस तरह मैग्नीट्यूड नहीं निकालते किसी वेक्टर की, ऐसे। इसका मतलब इस सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है उसके नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक टेंजेंशियल और एक हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ये ओवरऑल एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर पाथ ही होता है। इसका मतलब मैं आपको कहता हूं जी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है यार, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देता हूं, रेडियल एक्सेलरेशन भी देता हूं, तो बच्चों क्या आप लोग उसका नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी में से ना चार केस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर मैं आपको कहता हूं यार एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है, अच्छा एक सर्कल में, और अगर एक बॉडी का टेंजेंशियल और रेडियल दोनों ही जीरो हो, और अगर ऐसा हो कि टेंजेंशियल जीरो हो, रेडियल जीरो ना हो, अगर ऐसा हो बच्चों कि टेंजेंशियल जीरो ना हो मगर रेडियल जीरो हो जाए, और अगर ऐसा हो ना टेंजेंशियल जीरो हो ना रेडियल जीरो हो, तो बच्चों बताएं इन टाइप ऑफ मोशंस को क्या बोलते हैं? ये चार एमसीक्यूज हैं आपके यहां से कवर होने हैं जी। अगर रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो किसी भी बॉडी का, तो बच्चों बताएं वो बॉडी कौन सी मोशन में होती है? ये एमसीक्यूज है। इफ टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी आर जीरो, बॉडी इज सेड टू बी इन विच टाइप ऑफ मोशन? बताएं आंसर जल्दी लीनियर जल्दी। से लीनियर होगा। यस, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। यूजुअली इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। सर ओके बच्चों, कांस्टेंट नहीं बोल सकते। यस बोल सकते हैं, मगर यूनिफॉर्म का लफ्ज चलता है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब यूनिफॉर्म, कांस्टेंट की बजाय यूनिफॉर्म को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जाए, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो ना हो, बताएं टेंजेंशियल जीरो है रेडियल जीरो नहीं है, इस टाइप को क्या बोलते हैं? यानी देखें, अगर रेडियल जीरो नहीं है ना, मेरी बात सुन, टेंजेंशियल जीरो है, आप ए टी की जगह पर जीरो पुट करें, आपका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। और जब भी किसी बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, तो हम कहते हैं बच्चों उसकी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जल्दी जल्दी पॉइंट्स नोट करते जाने, फिर बात बनेगी, शूटर शूटर चलना है। रेडियल मतलब रेडियल है, इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। उसके बाद बच्चों अगर
टेंजेंशियल जीरो नहीं है मगर रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बॉडी के पास नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बच्चों जब किसी की बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी। एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन है ये, ट्रांसलेटरी मोशन, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा इधर आप पहले वाले में देखिए, अगर टेंजेंशियल भी जीरो था रेडियल भी जीरो था ना, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो आता है। तो किसी भी बॉडी में नेट एक्सेलरेशन जीरो हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में होती है। किसी भी बॉडी में टेंजेंशियल जीरो हो रेडियल जीरो ना हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। किसी भी बॉडी में टेंजेंशियल जीरो ना हो मगर रेडियल जीरो हो तो इसका मतलब उस बॉडी पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर ना टेंजेंशियल जीरो है ना रेडियल जीरो हो तो बच्चों इस टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये एक मरतबा बच्चों पेपर में एमसीक्यू आ गया था, ये अक्सर जगहों पर मतलब बच्चे करते नहीं है मगर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से सुने। होता क्या है, एक मरतबा पेपर में जो एमसीक्यू है उसमें यह था कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है जी, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो बट इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वी व्हाट टाइप ऑफ मोशन बॉडी हैव। तो बच्चों आप लोगों को क्या आंसर लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। बॉडी के पास रेडियल है टेंजेंशियल नहीं है, इसका मतलब है देखें रेडियल है यानी ये जीरो नहीं है मगर टेंजेंशियल क्या है जीरो, इसका मतलब बच्चों वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। आपसे यूं भी पूछा जा सकता है बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नीचे लिखा होगा टेंजेंशियल है रेडियल जीरो, टेंजेंशियल जीरो रेडियल इज नॉट जीरो, टेंजेंशियल इज नॉट जीरो रेडियल इज जीरो, ना टेंजेंशियल जीरो ना रेडियल जीरो। आई थिंक अब आप लोगों को ये पता लग गया है। ओके सर बच्चों, हाँ जी। सर ये जो दूसरा केस है इसमें एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी को भी देखते हैं पुत्र, अभी एंगुलर वेलोसिटी को इसमें डील ना करो, उसकी वजह यह है कि वो उसमें अभी आगे सर जाके फर्स्ट केस समझ नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी नहीं है रेडियल भी नहीं है तो यूनिफॉर्म कैसे हो गई। ओहो नहीं, मैं बताता हूं पुत्र, देखो आपको पता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन की बेस्ट एग्जांपल बनती है। ओके ले जी बच्चों, इसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखें, आप लोगों को ये चीज का पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, अब जरा सुनना बात को, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज एंगल बिटवीन इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपको पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होती है और एक्सेलरेशन इसका सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ होता है। तो बच्चों एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज आल्सो 90 डिग्री। लिखने ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री इन सर्कुलर मोशन। छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाएं। फिर मैं एक बात और कह सकता हूं बच्चों, एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा उस सर्कल में सपोज करें उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग है, तो बच्चों मुझे बताएं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किधर को होगा। आपको पता है पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बताएं एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी कितना है, जल्दी बोलो। एंगल 90। बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी इज आल्सो 90 डिग्री। इसी तरह एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर रेडियल ना भी बोले ना तो आपको अंडरस्टूड है कि सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूजुअली रेडियल ही होता है, तो बच्चों उसके दरमियान में जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। और आपको पता है मैं यूं भी लिख सकता हूं फिर कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इसी तरह इसमें भी मैं कह सकता हूं v डॉट r इज इक्वल टू जीरो, ये r है पोजीशन वेक्टर, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये आप लोगों को पॉइंट्स यहां से पता नहीं चाहिए, छोटे छोटे एमसीक्यूज के हवाले से आप डिफरेंट जगहों के ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे आपको ऐसे नजर आएंगे। ओके बच्चों जल्दी जल्दी बोलो यस यस। यस सर लगी समझ। लो जी बच्चों, इसके बाद अब थोड़ी सी बात को हम लोग मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखें आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि, बल्कि इसको नोट करो, मैं रेज करूं, इसको कर लिए तो बता दो जल्दी जल्दी ताकि मैं इसको नोट करूं रोज, जल्दी 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 शाबाश। ओके बच्चों लो जी,
सर आपने लास्ट पॉइंट लिखा है एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी लिखा है आपने लास्ट हाँ जी, पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, एंगल बिटवीन रेडियस, रेडियस नहीं है वो है पोजीशन वेक्टर, रेडियस नहीं है पुत्र, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको पोजीशन इस वेक्टर केस बोलते में तो सर रेडियस ही होगा। हैं। हाँ, उसको रेडियस बोल देंगे, बट आप लोग उसको वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे उसी रेडियस को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी बच्चों, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था सर्कुलर पाथ के अलोंग, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा सुने। वो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल अभी तुम लोगों के वो बचपन की कहानी याद करवाता हूं ये, कि जब भी कोई बॉडी ना सर्कल में मूव कर रही होती है बच्चों, ये देखें, मैं कहता हूं सपोज करते हैं पॉइंट ए से मूव करती करती वो कहां पे पहुंची, पॉइंट बी पर पहुंची। अच्छा, अब एक बॉडी सर्कल में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची, तो बच्चों ये जो इतने से डिस्टेंस कहला रहा है ना, किसी भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को आर्क लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ बन रही होती है, दैट लेंथ इज नोन एज आर्क लेंथ। और बच्चों ये क्या है, रेडियस है सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा, अब सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो आर्क लेंथ बनती है बच्चों, ये आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रही होती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इज नाउन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बचपन की डेफिनेशन है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी। अच्छा, अब इस आर्क लेंथ को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं ये आर्क लेंथ जितनी बड़ी होगी ये थीटा भी उतना बड़ा बनेगा। ये देखें, अगर आर्क लेंथ छोटी होती यानी इतनी होती, ये अभी इतनी है, थीटा इतना है, अगर ये आर्क लेंथ बढ़ जाएगी तो ये थीटा भी बढ़ नहीं जाएगा, आर्क लेंथ और बढ़ा दें थीटा उनके दरमियान में और बढ़ जाएगा। मगर आर्क लेंथ के बढ़ने से थीटा बढ़ा है, मगर सर्कल का जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सर्कल तो एक ही है। इसका मतलब एस के बढ़ने से थीटा बढ़ा है। जब हम लोग इसको खत्म करेंगे, इक्वल कांस्टेंट का साइन आएगा साथ में थीटा, और यहां पर पूरी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट कौन रहा है, वो कौन रहा है, रेडियस है, रेडियस थीटा बढ़ता रेडियस। जा रहा है, एस बढ़ता जा रहा है, रेडियस कांस्टेंट रह रहा है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। बच्चों ये फार्मूला है, यहां से याद रखिएगा, दिस रिलेशन इज वैलिड, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन, बच्चों ये रिलेशन पता कब वैलिड होगा, सिर्फ उस वक्त व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। बच्चों जब आप लोग थीटा को सिर्फ और सिर्फ रेडियन में मेजर करेंगे, ये रिलेशन उस वक्त वैलिड हुआ करेगा। दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, जब थीटा को रेडियन में मेजर किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास थीटा रेडियन में नहीं होगा तो इस फार्मूले में पुट करने से पहले उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, जल्दी जल्दी बोलें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ ऑन द सर्कल, और आर क्या है, उस सर्कल का रेडियस है। अच्छा, अब यहां से बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक जनरल डेफिनेशन के बाद और इस रिलेशन के बाद हम लोग इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं। बेसिक बेसिक बातें अभी आपको पता है, इसके दो तरह के यूनिट्स होंगे, एक तो होगा एसआई यूनिट और दूसरा होगा बच्चों नॉन एसआई यूनिट। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट क्या है, आपको पता है जी, हर छीदे मीदे को पता है यार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन। जबकि इसके नॉन एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, डिग्री भी होता है, ठीक है जी, रेवोल्यूशन। या रेवोल्यूशन होता है। अच्छा, ये अब इसके नॉन एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, नॉन एसआई में क्या आता है, डिग्री भी आता है, रेवोल्यूशन भी आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है, इसकी नेचर के बारे में, कि आया के बच्चों बताएं ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, फॉर स्मॉल वैल्यूज, फॉर स्मॉल एंगल्स, बच्चों स्मॉल एंगल्स के ऊपर, फॉर स्मॉल एंगल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जबकि लार्ज एंगल्स के लिए, जबकि बच्चों लार्ज एंगल्स के ऊपर ये जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर।
अब इनकी बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, ठीक है, मगर मैं आपको इसकी एक बिल्कुल बेसिक रीजन बता के आगे चलूंगा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। याद रखिएगा स्मॉल एंगल्स के ऊपर ना ये वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है। आपको पता है कई फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है, मगर वो फिर भी वेक्टर नहीं कहलाती क्योंकि वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड but does not follow laws of vector addition. Similarly, angular displacement at smaller angles obey laws of vector addition, but at larger angles it does not obey laws of vector addition. वो क्यों नहीं करता, वो एक अलहदा से टॉपिक है। तो आप लोग जस्ट इसकी रीजन क्या याद रखेंगे, स्मॉल एंगल्स के ऊपर ये वेक्टर है, लार्जर एंगल्स के ऊपर ये स्केलर है। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक छोटी सी रीजन ये सुन लो यार, अगर ये थीटा छोटा होगा, आपको पता है यहाँ पे आर्क लेंथ भी छोटी बनेगी। अच्छा, ये थीटा बड़ा होगा तो आर्क लेंथ बड़ी बनेगी। अब आर्क लेंथ में क्या डायरेक्शन एक जैसी रह रही है? नहीं, वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो जब थीटा बड़ा होगा ना, आर्क लेंथ में क्लियर डायरेक्शन चेंज होती नजर आएगी। मगर अगर थीटा बड़ा छोटा होगा ना, तो आर्क लेंथ एक प्लेन के तौर पे, बिल्कुल एक प्लेन लाइन के तौर पे बिहेव करेगी, एक ही डायरेक्शन वाली कंसीडर होगी। इसका मतलब जब ये थीटा स्मॉल होगा, वी कैन से दैट इट हैज वेक्टर नेचर ड्यू टू सिंगल डायरेक्शन, बट एट ग्रेटर एंगल्स its arc length may have multiple directions. That is why at larger angles it is scalar, at smaller angles it is vector. Is it okay? हरी अब जल्दी जल्दी बोलो। यस सर, यस यस। ओके जी बच्चों, इसके बाद अब अगली बात करते हैं। देखिए नेचर की भी बात हो गई, इसके बाद है जी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन को हम लोग मालूम करते हैं किस रूल से? फ्रॉम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को मालूम किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम लोग किस रूल से मालूम करते हैं प्यारे बच्चों? राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। अब देखें जरा राइट हैंड रूल क्या कहता है। सुने, आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, वो याद है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई वगैरह सारा कुछ, के नहीं याद, भूल छूल गए हो तुम लोग? है सर पढ़ी है। ये देखें इधर बच्चों जरा सुने, जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में, पहली बात है आपको पता है सर्कल में तो उसने मूव करना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। थीटा इज पॉजिटिव, बट किस डायरेक्शन में? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ करेगा। और बच्चों यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव हुआ करेगा अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। यानी मैं कह सकता हूं क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जब भी किसी बॉडी में, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हुआ करेगी ना, तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ करेगी तो आंसर में नेगेटिव आया करेगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अभी देखना आपके सामने बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे। यस सर। अब अगली बात, अगर देखें मैं आपको कहता हूं जी, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्कल में क्या हो रहा है बच्चों, ये एक्स वाई है, ठीक है। ये देखें ये एक्स वाई प्लेन में मैं कहता हूं ये सर्कल बनाया मैंने, सपोज करें ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में बच्चों, ठीक है, क्या काम करता है? एक्स वाई डायरेक्शन में, मतलब मैं कहता हूं जी एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, ठीक है। जरा गौर से सुनना आप लोग, देखें अगर कोई पार्टिकल सर्कल में, बल्कि इसको मैं रेज करता हूं, पहले तुम लोगों को सादा जुबान में समझाता हूं। ये देखो जरा, सारी बातें छोड़ो, ये एक सर्कल है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है इस वक्त, जल्दी जल्दी बताना। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? साफ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, आप लोगों का ये राइट हैंड है, आप लोग राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। आप लोग जिस प्लेन में ये मूव कर, देखें ऐसे, राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो बच्चों, थंब किधर को आ रहा है? बोलो, आउटवर्ड। आउट ऑफ द पेज। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका थंब होगा, वो थंब बच्चों हमेशा किस डायरेक्शन में हुआ करेगा? आउट ऑफ पेज हुआ करेगा। और बच्चों आउट ऑफ पेज जो चीज होगी, जो बाहर को, उसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहता कि बच्चों ये पार्टिकल तो यूं मूव कर रहा है सर्कल में ऐसे क्लॉकवाइज,
तो अब मेरी बात सुने, अब आप लोग अपने राइट हैंड के थंब को अगर इधर को तो रोटेट करवा नहीं सकते ऐसे उंगलियों को, ये ना हो पता लगे रोटेट करवाने के चक्कर में उंगलियां तोड़ी हो, क्या करेंगे, हैंड को ऐसे करेंगे, ये देखो ये, अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा जब, तो बच्चों जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा इनटू द पेज, जा रहा है, बोलो थंब जा इनटू रहा द है पेज, पेज, इसका मतलब है इस केस में आपका थंब इनटू पेज होगा, और इनटू पेज का मतलब है कि इनवर्ड है, यानी इनवर्ड देखें, आउटवर्ड वाले आपको पता है एक्स एक्सिस, एक अगर एक्स है एक वाई है तो जी बाहर को होगा, पॉजिटिव जी बाहर को होगा तो नेगेटिव जी अंदर को होगा, ये वहां से कॉन्सेप्ट निकला हुआ है कि आउट ऑफ पेज का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, इनटू पेज का रिजल्ट नेगेटिव होता है, इसलिए बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है नेगेटिव। समझ लगी है बात, और समझ लगी यस सर। सर ये जी एक्सिस वाली बात का थोड़ा, जी वो एक्सिस जो वाला वेक्टर्स, अभी बताता हूं, ये देखो अभी जी एक्सिस वाले की तरफ चलने लगे हैं। अब देखें मैं आपको कहता हूं यार एक पार्टिकल है, आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ करेगा जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही होगी। मैं क्या बोला, बड़ी हाई लेवल की बात बोला, इसको मैं थोड़ा पीछे कर दूं यार, क्योंकि ये ना सर आप अपने ऑफिस से स्ट्रीम कर रहे हैं? हाँ जी, ये देखें जरा बच्चों, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल एक प्लेन होता है, सुनना मेरी बात गौर से, जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है ना तो जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं क्या बोला कि देखें आप लोगों ने पढ़ा था ना, रोटेट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो बचपन में, या विल शो द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जब बाहर को होता है, देखें एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे सर्कल में इधर इस प्लेन में, अब वो व्हाइट बोर्ड की इस प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस व्हाइट बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। सिमिलरली सुनना सुनना, बड़े शॉर्टकट हैं बड़े काम के, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ये देखना एमसीक्यू इसके सोल्व होने हैं बहुत ज्यादा। कहते हैं अगर कोई बॉडी सर्कल में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होगी, किस प्लेन में मूव कर रही होगी, एक्स वाई प्लेन में, अच्छा जरूरी नहीं है वो एक्स वाई, अगर मैं कहता हूं जी एक बॉडी सपोज करें वाईजी प्लेन में मूव कर रही है, एक बॉडी में कहता हूं वाईजी प्लेन में नहीं एक्स जी प्लेन में मूव कर रही है, चले बताएं अब, तीन मैंने प्लेन्स लिखी हैं, अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होगी तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, किसके अलोंग होगा, जल्दी बताएं। जी के एक्स वाई का जी, प्लेन है तो आपको पता है जो तो जी उनका के, रिजल्टेंट आएगा ना, जो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी जी एक्सिस के अलोंग आएगा। अच्छा अगर कोई बॉडी वाई जी प्लेन में मूव करेगी, वाई जी प्लेन, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन प्यारे बच्चों किसके अलोंग हुआ करेगा, एक्स अलोंग हुआ करेगा। और अगर कोई बॉडी एक्स जी प्लेन में मूव कर रही होगी तो बच्चों उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा अब मुझे बताएं, मगर यहां पर दो चीजें हैं, अब ये तो आपको पता चल गया एक्स वाई है तो उसके तीसरा बच गया, जो तीसरा बच गया वो आंसर होगा, है ना, मगर कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा ये चीज बड़ी जरूरी है। अब मैं कहता हूं अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस या नेगेटिव जी एक्सिस, पॉजिटिव, यस। अगर एक्स वाई प्लेन में बच्चों जी एक्सिस का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और जी एक्सिस का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स एक्सिस का आंसर भी पॉजिटिव में आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, ये वाई भी पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो देखिए अगर तो एक्स वाई प्लेन में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी तो जी एक्सिस पॉजिटिव के साथ आएगा, क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव के साथ, एंटी क्लॉकवाइज के साथ पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के साथ पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव। ये बच्चों अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लें, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, याद रखें जो भी दो प्लेन जिस जो भी होगी ना, जो दो एक्सिस वाली, थर्ड वाला एक्सिस उसका आंसर होगा, अगर क्लॉकवाइज होगी तो वो एक्सिस के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगी तो उसी एक्सिस के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर? हर बच्चा बताएगा तो मैं आगे चलूंगा। हरी अब यस सर, यस आपका पॉइंट सर समझ लग गई, लग गई सर, लग गई। चलो जी शुक्र है जी बच्चों, बाकी किसी का क्वेश्चन है इधर तो पूछ सकते हैं अभी। हरी अब सर क्लॉकवाइज एंटी तो वो बताएगा हमें क्वेश्चन में। यस
वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अब देखें, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग एक्स जी प्लेन। अब देखें मैं क्या बोला, क्लॉक नेगेटिव y, वाइज डायरेक्शन एक्स जी प्लेन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स जी प्लेन में। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी, या इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी, हाँ जी, मैं कहता हूं आउट ऑफ नेगेटिव y, पेज। ना ना ना, अब देखो मैं ये बोलता हूं, मैं नेगेटिव Inside पोर्शन नहीं page. बोलता, मैं बोलता हूं आउट ऑफ पेज या इनटू पेज। into page. into the page. अब देखें आप लोग सबसे पहले अब क्या जज करेंगे, यार एक्सजी प्लेन है, पहली बात अगर एक्सजी प्लेन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा, एक बात तो डन हुई। अच्छा अब देखें क्लॉकवाइज है तो क्या आंसर होगा, वो बोलो क्लॉकवाइज है तो Inwards. नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लॉकवाइज के साथ क्या आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन नेगेटिव वाई एक्सिस। और मैंने बताया था नेगेटिव का साइन जब भी होगा वो इनटू पेज हुआ करेगा, सो योर आंसर इज इनटू द पेज। जी बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हर बच्चे को? जी Yes, sir, रूहा lucky. नूर पुत्र आप बताएं, ये समझ आया पॉइंट? मैसेज में बता दें बेशक। सर ओके, आपसे डर लगता है। डर लगता है मेरे से, मैं जीना यार है। अच्छा इसके बाद बच्चों अगली बात सुने, ये यूनिट्स की भी बात हो गई, मतलब ये डायरेक्शन की भी बात होगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात को मजीद आगे लेकर चलते हैं। यूनिट्स जो है ना इसके ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह अभी मैं रेडियन की बात कर रहा था। अब आप लोगों ने पढ़ी हुई है इसकी डिफरेंट कन्वर्जन, वो बचपन में 1 रेवोल्यूशन की, 1 रेडियन की कितने रेवोल्यूशन होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, अभी लग जाता है पता कि कितना का पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। ओके स्टार्ट करते हैं। ये देखें बच्चों आप लोगों ने ये चीज बचपन में पढ़ी थी कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है ना वो 2 पाई रेडियन होता है। बताएं 360 डिग्री। बराबर होता है 2 पाई रेडियन। फिर ये भी पढ़ा हुआ है कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है प्यारे बच्चों वो 360 डिग्री के बराबर भी होता है। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन भी बराबर होता है, और 1 रेवोल्यूशन बच्चों किसके बराबर होता है बोलो? 360 डिग्री। अच्छा अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं मैं कह सकता हूं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, बोलो? यस सर, ये क्यों भी नहीं? तो कह सकता हूं ना कि फिर 360 डिग्री किसके बराबर हुआ, 2 पाई रेडियन। अच्छा मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 360 डिग्री ओवर 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। मैं 2 पाई को इधर ले आता हूं और फाइनली मेरे पास रिजल्ट आया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। किसी को समझ लगी इस बात की? देखें यस 360 को 2 से कट कर देंगे तो 180 बचेगा, तो 180 डिग्री ओवर पाई, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करवा दिया करेंगे। ओके और आपको पता है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, पाई की जगह पर 3.14 पुट करें, जब इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 57.3 डिग्री। क्या ख्याल है? यस सर। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री भी होता है। फिर अब अगली बात सुने बच्चों, ये 1 रेडियन तो आया 180 डिग्री ओवर पाई। यार एक बात सुनो, क्या मैं यूं लिख सकता हूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री? ये भी तो लिख सकता हूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी सिग्नल का मसला है। अच्छा ये देखें पाई रेडियन इज इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री होता है, ठीक है? क्यों? ये देखिए ये पाई को तो ले जाओ यार, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। यहां से फिर एक रिजल्ट और निकलेगा, दोनों को 180 से डिवाइड करवा दें तो 1 डिग्री बराबर आएगा पाई ओवर 180 रेडियन। आ लो जी, ये देखें इस रिलेशन को ना 180 से डिवाइड कर दें तो पाई और 180 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री बचेगा। तो बच्चों आप लोगों के पास 1 डिग्री किसके बराबर आया? 1 डिग्री बराबर आया पाई ओवर 180 रेडियन, जबकि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है
अब एक बात सुने, इसको दोबारा से पाई की जगह पर 3.14 पुट करें तो 0.0174 रेडियन आपके पास आएगा। तो बच्चों ये डिग्री और रेडियन के कुछ रिलेशंस हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। पाई, अब बच्चे सोचते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, हम पाई को कई जगहों पर 180 लेते हैं, कई जगहों पर 3.14। और पुत्र मेरी एक बात याद रखें आप लोग, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ पाई आ जाए ना तो वहां पर पाई को 180 डिग्री ही कंसीडर करते हैं। अब देखें यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था तो आपको क्या जरूरत है इस पाई को आप लोग जो है ना वो 180 डिग्री पुट करें, नहीं, आप लोग पाई को जस्ट सिंपल 3.14 इसकी जो वैल्यू है वो यूज करेंगे। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हैंड रेज कर दें अगर तो ये कन्वर्जन समझ में आ गई, फिर मैं आगे चलता हूं। हरी अब जल्दी जल्दी, जस्ट रेज योर हैंड। ले जी, अब थोड़ी सी बात को बच्चों आगे सर ले एक चीज पूछनी है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। सर सर आपने जैसा बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो तो हम 3.14 लेते हैं, लेकिन सर आधी वेवलेंथ को तो हम पाई इक्वल λ/2 लेते हैं जब आप 180 डिग्री। जब आप वेव्स को डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो आपकी जोन सी भी वेव होती है ना, आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं पुत्र, वो साइनोसाइडल होती है या कोसाइन वेव होती है। तो कोस आ गया, ये साइन आ गया, तो जब ट्रिग्नोमेट्री आ गई वहां पे पाई को क्या लेना है आपने, 180 डिग्री लेना है। जज्बात समझ रहे मेरा पुत्र? यस सर। हाँ चलो, 30 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करें बच्चों। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया रेडियन में कन्वर्ट करने का। तरीका क्या होता है, डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखें, इसको क्या करें, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो बच्चों ये 0 इससे कटा तो ये कितना बच गया, पाई बाय 6 और यूनिट आ गया रेडियन। बात खत्म। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा मैं आपको कहता हूं जी 45 डिग्री, तो डिग्री किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180। तो बच्चों आप लोग देखें, इसको कट करें कितना बचेगा, ये पाई बाय 4 रेडियन बचेगा। इसी तरह 60 डिग्री की जगह पर क्या आ गया, पाई ओवर 180, तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री है, 90 जरा पाई बाय 180, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। अच्छा 180 डिग्री है तो इसको भी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास अकेला आंसर आ जाएगा पाई रेडियन। तो बच्चों कोई भी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट आप लोग क्या काम करें, डिग्री वाली वैल्यू को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएं, यू विल गेट योर आंसर इन रेडियन। इज इट ओके? हरी अप हरी यस अप सर, हरी लगी अप, समझ। जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई गुंगो, अच्छा यस सर, लगी अगर समझ मैं है। आप लोगों को कहता हूं भाई पाई बाय 12 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। अब देखें 12, अब देखें रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या तरीका मैंने बताया था, पाई ओवर 12 है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा दें। किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कट गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ये कितना बनता है तकरीबन, कितना बनेगा ये, 15 बनेगा। 15 15 पूरा 15 बनता है। 15 12 10 हजार और वो 60 या फिर हाँ जी। ठीक है जी, लो जी बच्चों आप लोगों के पास ये 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने वैल्यू अगर रेडियन में गिवन है तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करवा के डिग्री में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी पाई बाय 6 रेडियन, अब देखें तो पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करवा दें 180 डिग्री ओवर पाई से, पाई पाई से कट गया, 6 18 से कटेगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग ये कन्वर्जन को किया करेंगे, रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप लोग ये कन्वर्जन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन यूं देता हूं, मैं कहता हूं यार एक पार्टिकल है, ठीक है जी, एक पार्टिकल वो सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस है जी 5 मीटर, ठीक है, और वो पार्टिकल सर्कल में जो मूव कर रहा है रेडियस है 5 मीटर, ठीक है, और जो सर्कल की आर्क लेंथ है ना, लेट्स सपोज बच्चों मैं वो कहता हूं 10 मीटर है, बताएं जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना होगा। देखें सर्कल का रेडियस भी दे दिया, आर्क लेंथ भी दे दी, थीटा पूछ लिया, तो भाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एस ओवर आर। ये देखें एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा एस ओवर आर, एस है 10 आर है 5, तो योर आंसर इज 2 रेडियन। ओके बच्चों, अच्छा अगर मैं अब आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको कहता हूं जी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों है लेट्स सपोज 30 डिग्री, ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना है जी 2 मीटर, बताएं जो आर्क लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी। अब देखें
A particle is moving in a circle of radius 2 meter. Its arc length is making an angle of 30 degree. What will be the value of arc length? तो वो arc length की value क्या होगी? अब देखें, अब आप लोगों को पता है कि S is equal to R थीटा तो लगेगा. अब R है 2, थीटा कितना है 30, बट डिग्री नहीं लगेगा. मैंने बताया था ये रिलेशन उस वक्त वैलिड होगा जब थीटा रेडियन में मेजर होगा. तो आप इस डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो बच्चों आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? पाई बाय 6. तो ये बना पाई बाय 6. ओ भाई समझ लगा? तो ये पूरा पूरा आ गया ना, मतलब ये पूरा कितना आ गया? पाई बाय 6. यस सर, लगी समझ. अब देखें, अब इधर सुने, ये आपके पास आंसर है पाई बाय 3 मीटर. अब ये देखें पाई बाय 3 मीटर बन गया ना. अब एक बात सुना बड़ी इंटरेस्टिंग, ये पाई बाय 3 मीटर तो बना, मगर आपको पता है पाई जो होता है ना वो यूजुअली 3.14 है. इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग 3 भी बोल सकते हैं. अगर आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाहते हैं, पाई को 3 बोल सकते हैं. तो आप पाई की जगह पर 3 पुट कर दें तो डिस्टेंस तकरीबन कितना आ जाएगा? 1 मीटर के करीब करीब आपका आंसर होगा. तो इस तरीके से बच्चों आप लोग ये फार्मूलाज की कैलकुलेशन करेंगे. डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है. अगर आप लोगों को बच्चों मैं कहता जी, इसी तरह एक क्वेश्चन में और देता हूं जी. एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, उसका एंगल है जी 10 रेवोल्यूशन. कितना है जी? 10 रेवोल्यूशन है. और सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो 10 मीटर है. बताएं सर्कल का रेडियस कितना होगा? अब देखें, आपको पता है जैसा कि S इज इक्वल टू तो होता है R थीटा, तो बच्चों R बराबर होगा S ओवर थीटा के. अब थीटा तो आपको चाहिए रेडियन में, तो 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, तो ये बन जाएगा 20 पाई रेडियन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और रेवोल्यूशन से रेडियन में गए. अब देखें आर्क लेंथ कितनी थी? 10. ये कितना है? 20 पाई. तो आपका आंसर कितना आ गया? 1 बाय 2 पाई. यानी ये बन गया रेडियस इज इक्वल टू 1 ओवर 6 मीटर. क्या ख्याल है? ऑलमोस्ट, क्योंकि पाई होता है 3, तो 3 इंटू 2 6, तो 1 ओवर 6 मीटर के करीब करीब आपका ऑप्शन होगा. तो बच्चों इस तरीके के आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं. इधर से चले. यस सर. लो जी, ये डिग्री भी हो गया, रेवोल्यूशन भी हो गया, इसकी डायरेक्शन भी हो गई. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंगुलर वेलोसिटी. बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं. मैं मीटिंग को भी एंड करूंगा. नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम एंगुलर वेलोसिटी को डील करते हैं अभी, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है. ओके बच्चों? सर आप प्रीमियम ले लें. अच्छा, YouTube के ऊपर? नहीं सर, इस पे मिलता है, इस पे ये क्या, जूम पे. क्या मतलब Zoom सर पे? वो फिर आपका खत्म नहीं करते सर, वो कहते हैं जितनी मर्जी देर आपने करनी करते रहो. अच्छा, वो कैसे होती है? सर वो रोकड़ा लगता है. अच्छा, उसका पैसा लगेगा? कितना का लगता होता है पैसा? पता नहीं सर. मुझे पता चला था, मैंने सुना था कि ऐसा है, मगर वो मैंने कभी किया ही नहीं. मैं कहता हूँ चल कोई नहीं, मुफ्त में लगा पैसे की. अच्छा जी, आ जाए बच्चों, अब मीटिंग एंड करके दोबारा से.